दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ BA प्रोग्राम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का चैप्टर 1, ठीक है, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ इंटरप्रेटिंग एंशियंट हिस्ट्री। मतलब कि वो सोर्सेज जिनका हम यूज़ करते हैं हिस्ट्री को इंटरप्रेट करने के लिए, हिस्ट्री में क्या क्या हुआ उन सब की इंटरप्रिटेशंस देने के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने भी हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस हैं, मतलब कि जो भी हम इंटरप्रिटेशन देते हैं कि पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में इस तरीके का कल्चर होता था, ऐसे लोग अपना लाइवलीहुड चलाया करते थे, क्या उस टाइप पर अर्बनाइजेशन था या नहीं, एंड उस टाइम पर लोग पैसे जब नहीं थे, मनी नहीं होती थी, तो लोग एक्सचेंज के लिए किस चीज़ का यूज़ करते थे, सामान को बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए। तो उस टाइम पर लोग कौन से कॉइन्स यूज़ करते थे, ठीक है। तो इन सब की इंटरप्रिटेशंस देने के लिए, हिस्ट्री को पता लगाने के लिए हमको एविडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। किसकी ज़रूरत होती है? कुछ एविडेंस की ज़रूरत होती है। एंड वो जो एविडेंस है वो कैसे डिराइव करते हैं हम? हिस्ट्री के सोर्सेज से। कुछ सोर्स हैं, ठीक है, जिनसे हमको एविडेंस मिलते हैं जो कि हमें बताते हैं कि एंशियंट टाइम में इस तरीके से लोग अपना गुजारा चलाया करते थे, ठीक है, अपना लाइवलीहुड चलाया करते थे। तो दो तरह के सोर्स होते हैं, ठीक है, जिनका यूज़ किया जाता है हिस्ट्री को इंटरप्रेट करने के लिए, हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। हिस्ट्री को यानी कि इतिहास को जानने के लिए दो स्रोत हैं जिनको यूज़ किया जाता है, एंड उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिटरेरी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स क्या होता है? देखिए, लिटरेरी सोर्स जो है ये कंटेन करते हैं ऑल रिटन टेक्स्ट। लिटरेरी सोर्स में क्या होता है? सारे रिटन टेक्स्ट, ठीक है। जितनी भी लिखी हुई बातें हैं, जैसे जितनी भी बुक्स लिखी गई एंशियंट टाइम में, जैसे वेदास लिखे गए, पुराण लिखे गए, जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है। तो जितने भी लिखे हुए टेक्स्ट हैं, चाहे वो शॉर्ट टेक्स्ट हो, चाहे वो बड़े बड़े टेक्स्ट हो, ठीक है, जितने भी टेक्स्ट मिले हैं, ठीक है, लिखे हुए, वो सभी लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं, ठीक है। तो जब हम लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई, उस टाइम पर इस तरीके का कल्चर चलता होगा, उस टाइम पर इस तरह के लोगों की लाइवलीहुड के ये साधन रहे होंगे। तो हमको हिस्ट्री का कैसे पता चलता है? लिटरेरी सोर्सेज को पढ़ने से भी, कि उस टाइम पर कैसी प्रथाएँ थी। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप वेदों को पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको पता चलता है कि उस टाइम पर यज्ञ भी होते थे। जैसे जो ऋग्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद है, इनमें यज्ञ से संबंधित बातों का लिखा हुआ है, बातों के बारे में, ठीक है। सामवेद में संगीत के बारे में लिखा हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर संगीत जो था वो भी थोड़ा प्रीवेलेंट था, ठीक है। जो राजा महाराजा थे वो संगीत सुना करते थे, ठीक है। तो ये जो वेदास है ये भी हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके अलावा उपनिषद, ठीक है, जो कि हमें ये बताते हैं कि उस टाइम पर फैक्ट्स के बारे में कितनी ज़्यादा लोगों के मन में जिज्ञासा होती थी कि लाइफ क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, ठीक है, मरने के बाद इंसान का क्या होता है। ये सब कुछ उपनिषद में लिखा हुआ है। ये जो मिस्टिकल फैक्ट्स हैं, जो रहस्यमय बातें हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता, उनके बारे में लिखा हुआ है उपनिषद में। इसके अलावा जो पुराण होते हैं उनसे हमको अलग अलग डायनेस्टीज़ के बारे में पता चलता है, ठीक है, क्योंकि जो पुराण है उनमें मोस्टली जो डायनेस्टीज़ थी अर्ली टाइम में उनके बारे में लिखा हुआ है, जैसे मौर्य डायनेस्टी, ठीक है, जो भी उस टाइम पर डायनेस्टीज़ थी, गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। उस टाइम पर जो पुराण थे जो कि डायनेस्टीज़ के बारे में बताते थे, उनकी संख्या टोटल 18 थी, ठीक है। सबसे पुराना जो पुराण है वो माना जाता है मत्स्य पुराण को, ठीक है। तो ये जो पुराण है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स थे, लिटरेरी सोर्स, हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए एंड हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशन देने के लिए। इसके अलावा कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं मटेरियल रिमेन्स, ठीक है। जो मटेरियल रिमेन्स थे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं। मटेरियल रिमेन्स में आते हैं सील्स, ठीक है, उस टाइम पे जो सील चलती थी, सील का मतलब होता है कोइंस के आकार के होते हैं सील्स, ठीक है, एंड काफ़ी यूज़ होता था उस टाइम पर, एंशियंट टाइम इनका, ठीक है। तो सील्स, कोइंस यानी कि सिक्के, बिल्डिंग, जो उस टाइम पर बिल्डिंग्स के अवशेष मिले हैं, जैसे हस्तिनापुर, ठीक है, उसका अवशेष मिला है, आपने 12th में पढ़ा भी होगा, ठीक है। स्कल्पचर का सोर्स मिला है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन, ये सब हमें मिले हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है ये तो आपको पता ही है ना। जब हम किसी कठोर सतह पर लिखते हैं कुछ,
जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में कागज़ का इन्वेंशन तो हुआ नहीं था पेपर का, तो उस टाइम पे क्या होता था, कॉपर की प्लेट्स पर लिखा जाता था, या फिर वो किसी भी कठोर कठोर चीज़ पर लिख देते थे। ठीक है, क्ले का यूज़ भी करते थे वो लिखने के लिए, क्ले के ऊपर लिख देते थे, जो गीली मिट्टी होती है उसके ऊपर, एंड उसको सुखा देते थे, तो वो उस पर जब वो सुखा देते थे तो ठोस हो जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी एविडेंस हमको मिले हैं जिससे पता चलता है कि वो कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते थे लिखने के लिए। ठीक है, जानकारी को स्टोर करने के लिए। जैसे अब उस टाइम पे क्या होता था, जैसे आज के टाइम पे कोई भी व्यक्ति उधार लेने के लिए जाता है किसी से पैसे, ठीक है, तो आज के टाइम में तो पेपर का काम होता है, तो कागज़ पर लिख कर दे देते हैं। ठीक है, कि हमने इतने पैसे उधार दिए वगैरह वगैरह याद रखने के लिए। बट क्या होता था अर्ली टाइम में, तो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई कागज़ के ऊपर लिख लो एविडेंस के तौर पर, तो वो कॉपर प्लेट का ही यूज़ करते थे। ठीक है, इन सब जानकारियों को अपने पास लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए कॉपर प्लेट पर लिख देते थे, या फिर गीली जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, क्ले आपने देखी होगी, उसके ऊपर लिख देते थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का वो यूज़ करते थे। तो ये जो मटेरियल रिमेन्स हैं ये हमको कब मिले हैं, एक्सकेवेशन के टाइम पर मिलते हैं। ठीक है, जब खुदाई की जाती है ज़मीन की, एक्सकेवेशन किसी भी रीज़न से, चाहे बिल्डिंग बनाने के लिए, चाहे रोड्स वगैरह बनाने के लिए, तो जब काफ़ी ज़्यादा खुदाई की जाती है तो उस टाइम पर काफ़ी एविडेंस हमको मिले हैं अलग अलग जगह से। तो एक्सकेवेशन के टाइम पर ही आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं। लिटरेरी सोर्सेज जो है इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिलीजियस टेक्स्ट एंड नॉन रिलीजियस टेक्स्ट। जो नॉन रिलीजियस टेक्स्ट है इसको सेक्युलर टेक्स्ट भी कहा जाता है। ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट में क्या क्या शामिल है, रिलीजियस टेक्स्ट में शामिल है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, यानी कि जो ब्राह्मण्स के द्वारा लिखे जाते थे। ठीक है, जैन लिटरेचर, जो जैन तीर्थंकर्स के द्वारा उनकी जो टीचिंग्स लिखी गई है वो जैन लिटरेचर में शामिल है। ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने लिखी थी बुद्ध की टीचिंग्स, ठीक है, शिक्षाएं, वो सभी बुद्धिस्ट लिटरेचर में शामिल है। आपने 12th में पढ़ा होगा, सुना होगा त्रिपिटक के बारे में। ठीक है, जिसमें बुद्ध के 3 महत्वपूर्ण जो टेक्स्ट थे बुद्ध की शिक्षाओं से रिलेटेड वो थे। ठीक है, उन तीनों को त्रिपिटक कहा जाता था, जिसका मतलब 3 बास्केट्स होता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे आगे। जो नॉन रिलीजियस टेक्स्ट है वो ऐसे टेक्स्ट होते थे जो कि रिलीजियस नहीं होते थे, जो कि राजा महाराजा की तारीफ में लिखे जाते थे, या फिर जो कुछ और जानकारी हमें प्रोवाइड करवाते थे, उनको नॉन रिलीजियस टेक्स्ट कहा जाता है। जैसे प्रशस्ति, जो राजा की तारीफ में प्रशस्ति लिखी जाती थी कोर्ट पोइट के द्वारा। ठीक है, जो किंग होता था वो क्या करता था, वो कोर्ट पोइट को हायर करता था, उसको पैसे देता था और अपनी तारीफ लिखने के लिए कहता था, तो उसको प्रशस्ति बोलते थे। ठीक है, इसके अलावा नॉन रिलीजियस फैक्ट जो टेक्स्ट थे, इट डिडंट कंटेन एनी रिलीजियस फैक्ट, इसमें कोई भी रिलीजियस फैक्ट नहीं होता था। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए धर्मसूत्र, ठीक है, जिसमें कानून से रिलेटेड बातें हैं। अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसमें चाणक्य ने जो लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, एंड अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है, अर्थशास्त्र में टोटली ये बताया गया है कि पॉलिटिक्स में क्या क्या ज़रूरी होता है, किस तरीके से राजनीति को चलाना चाहिए, जिसमें जो चाणक्य थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षाएं दी थी कुछ। ठीक है, उन सब के बारे में अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बातों के बारे में, जो कि एक अच्छे राजा बनने के लिए पता होनी चाहिए, तो वो अर्थशास्त्र में लिखा हुआ था। ठीक है, अष्टाध्यायी, ठीक है, जो हर्षचरित थी, ये हर्षवर्धन एक राजा थे जो कि कन्नौज के रूलर थे। ठीक है, उनकी बायोग्राफी थी जो कि बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, रिलीजियस लिटरेचर में वेदास, पुराण, ठीक है, ये सब शामिल है। क्या शामिल है रिलीजियस लिटरेचर में, वेद, पुराण, उपनिषद, ठीक है, रामायणास, ठीक है, महाभारत, ये सब रिलीजियस लिटरेचर है। ठीक है, भगवत गीता, ये सब जो कि हमको सोशल एंड कल्चरल कंडीशन के बारे में बताते हैं एंशिएंट सोसाइटी की। ठीक है, कि एंशिएंट टाइम में सोशल कंडीशन क्या थी, मतलब कि उस टाइम पर किस तरह के लोगों की थिंकिंग होती थी, महिलाओं को कितने राइट्स दिए गए थे उस टाइम पर। ठीक है, ये पढ़कर पता चलता है कि उस टाइम पर महिलाओं को काफ़ी कम आज़ादी थी। ठीक है, मतलब कि उनको काफ़ी कम राइट्स दिए गए थे उस टाइम पर। ठीक है,
तो ये सभी इसमें हमें पता चलता है। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा कल्चरल कंडीशन के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है, किस टाइम पर कल्चरल कंडीशन क्या थी, जैसे लोग कौन कौन से धर्म को मानते थे, ठीक है, लोग क्या क्या रीति रिवाज अपनाते थे, जैसे सती प्रथा उस टाइम पर चलती थी, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, पिछली क्लासेस में, ठीक है। तो ये सब जो लिटरेचर है, ये सब पढ़कर हमको ये पता चलता है कि उस टाइम की सोशल एंड कल्चरल कंडीशन क्या थी, रूलर्स कैसे होते थे, वो कैसे अपनी जनता को ट्रीट करते थे, ठीक है, ये सब कुछ पता चलता है हमें, जो कि हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। हिंदू ट्रेडिशन में जो वेदास है उनको श्रुति का स्टेटस दिया गया है। श्रुति का मतलब होता है जो सुनने योग्य हो, जिसको सुना जाता हो, ठीक है। श्रुति का लिटरली मीनिंग क्या है, विच शुड बी हियर, जो हमें सुनना चाहिए, विच कैन बी हियर, जो सुना जा सकता है, ठीक है। तो वेदास को उस टाइम पर बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनाया जाता था अपने घर के छोटे लोगों को, ठीक है। जो वर्ड है वेद, ये कौन से वर्ड से आया है, ये विद से आया है, एंड इसका मतलब होता है टू नो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जानना। तो इस तरीके से वेद का मतलब क्या होता है, वेद का मतलब होता है नॉलेज, वेद का मतलब क्या होता है, नॉलेज। 4 वेदास है, ठीक है, हमारी कंट्री में। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है, ठीक है। सामवेद में किसके बारे में लिखा हुआ है, संगीत से रिलेटेड है मेनली। यजुर्वेद जो है, इसमें यज्ञ से संबंधित, हवन से संबंधित बातों के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी विधि होती है यज्ञ हवन करने की, कितने तरह के यज्ञ उस टाइम पर किए जा रहे थे, ठीक है। ये यजुर्वेद जो ये पढ़कर पता चलता है कि उस टाइम पर लोग पुत्र प्राप्ति के लिए भी यज्ञ करते थे, ठीक है, मतलब कि जो राजा महाराजा थे वो बेटे के लिए, कि बेटा हो उनके घर पे, इसके लिए भी वो यज्ञ करते थे, ठीक है। तो ये सब बातें हमको किससे पता चली है, वेदों से। अथर्ववेद जो कि सबसे नया वेद है, सबसे छोटा वेद है, उससे हमें क्या पता चलता है, अथर्ववेद से हमें पता चलता है, अथर्ववेद में जादू टोने से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है। अथर्ववेद में किससे रिलेटेड बातें हैं, जादू टोने से रिलेटेड बातें, ठीक है, जैसे कि उस टाइम पर किया जाता था, ठीक है। तो वो सब कुछ इसमें है, अथर्ववेद में है। ऑलराइट। अच्छा, अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद है, सबसे छोटा वेद है, ठीक है। जितने भी वेद हैं इनके 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है, सभी वेदों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स है वो, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एंड संहिता, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड किया है ये जो वेद है इनको, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद, ठीक है। संहिता का मतलब होता है जिसमें ऐसा टेक्स्ट हो जो कि हमको क्या बताता था कि उस टाइम पर जो रूलर्स थे वो कैसे जनता को ट्रीट करते थे, ठीक है। संहिता में जो आर्यंस थे उनकी लाइफ के बारे में लिखा हुआ है कि आर्यंस कैसे अपनी जनता का ध्यान रखते थे। आर्य साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप अब पढ़ेंगे, ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो उस टाइम पर जो आर्यंस थे वो कैसे जनता को ट्रीट करते थे, इन सब के बारे में संहिता में लिखा हुआ है, ठीक है। रिलीजन, उस टाइम पे लोगों का मेनली क्या रिलीजन होता था, इसके बारे में लिखा है, ठीक है। जो ब्राह्मण्स हैं वो इन संहिता के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इन संहिता के बारे में कौन हमें बताता है, ब्राह्मण से जानकारी मिली है, ठीक है। इसके अलावा ये जो संहिताज है इनमें क्या होता था, रिचुअल्स के बारे में लिखा होता था, रिलीजन के बारे में लिखा होता था कि उस टाइम पर लोगों के रिलीजन क्या थे, लोग कौन कौन से रिचुअल्स को मानते थे, ठीक है। ये देखिए, अरण्यकाज का मतलब क्या होता है, अरण्यकाज जो है वो बुक होती है जिनमें फॉरेस्ट से रिलेटेड लिखा होता है, ठीक है, जिसमें ये लिखा होता है कि उस टाइम पर कैसे लोग बलि देते थे, ठीक है, भगवान को बलि चढ़ाते थे, जानवरों की या किसी की भी, ठीक है। तो सैक्रिफाइसेस से रिलेटेड इसमें लिखा हुआ है। उपनिषद, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो उपनिषद थे ये माइस्टिकल टेक्स्ट होते हैं। माइस्टिकल का मतलब होता है जो रहस्यमयी बातों से रिलेटेड होता है कि उस टाइम पर लोगों के मन में काफ़ी जिज्ञासा होती थी, ये क्वेश्चंस आते थे कि लाइफ क्या है, सोल क्या है, ठीक है, लाइफ के बाद क्या होगा, मतलब कि इंसान जब मर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एंड आत्मा क्या होती है, व्हाट इज सोल, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो
बताए गए हैं उपनिषद में, ठीक है। उपनिषद में उनके बारे में बताया हुआ है कि लोगों के मन में इन सब के से रिलेटेड जिज्ञासा होती थी, ठीक है। लोगों के मन में जानने की इच्छा होती थी इन सब से रिलेटेड, एंड जिन्होंने इन सब के बारे में जानने का प्रयास किया उन्होंने कितना इसको जाना, तो ये सब उपनिषद से पता चलता है, ठीक है। जो वेदास हैं ये कब लिखे गए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इस टाइम पीरियड को, ठीक है। लेटर वैदिक टेक्स्ट एंड अर्ली वैदिक टेक्स्ट, ठीक है। जो अर्ली वेदास हैं उनको माना जाता है कि वो 1500 BC से 1000 BC के बीच में लिखे गए थे, जो अर्ली वेदास थे, ठीक है। अर्ली वेदास को 1500 से 1000 BC के बीच में लिखा गया था, एंड जो लेटर वैदिक टेक्स्ट थे उनको 100 से 500 BC के बीच में लिखा गया था, कंपोज किया गया था, ठीक है। एंड उनको पहले ओरली सुनाया जाता था। जो वेदास थे उनको पहले ओरली सुनाया जाता था, जैसे मैंने बताया आपको कि वेद जय विद वर्ड से बना, जिसका मतलब होता है टू नो नॉलेज, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताया है, इसमें हमें ये पता चलता है कि जो वेद है जो कंपोज हुए थे, ठीक है, उस टाइम पर वो उससे पहले से अस्तित्व में थे, बट उनको सुनाया जाता था, किसी ने लिखा नहीं था, बट इनको लिखा गया 1500 से 1000 BC के बीच में, ठीक है। ऋग्वेद को 1500 से 1000 BC में लिखा गया था, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है, एंड सबसे नया वेद जो है लेटर वैदिक टेक्स्ट जो है 100 से 500 BC के टाइम पर कंपोज हुआ था, ठीक है। तो ये पार्ट 1 वीडियो थी। पार्ट 2 में हम आपको आगे के टॉपिक्स करवाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।